नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी नेपाल में आए कुदरत के कहर की, जिसने कई जिंदगियां लीन ली। साथ ही बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध में CIA चीफ की गोपनीय मॉस्को यात्रा से बढ़ी दुनिया की चिंता की। करेंगे इन दोनों अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल में मौत के सैलाब के मलबों में जिंदगियां निकालने के लिए राहत बचाव युद्ध कार्य जारी। मृतकों की संख्या बढ़कर 350 के पार, 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता। विदेश मंत्रालय ने बताया 288 भारतीयों से हो पा रहा है संपर्क। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने नेपाल की ओर बढ़ाए मदद के हाथ। भारत से भेजी 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं पहुंची नेपाल। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान भारत का अहम साझेदार। किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली SCO की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। हॉर्मुज संकट पर बड़ी पहल, ईरान कतर मिलकर हटाएंगे बारूदी सुरंगें। कतरी विदेश मंत्री ने कहा दोनों देशों के बीच साझा परियोजना पर बनी सहमति। कतरी प्रधानमंत्री भी तेहरान में मौजूद। जर्मनी में गर्मी का कहर, पिछले एक दशक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त। हुई 15,000 से ज्यादा की मौत, असली आंकड़ा और भी ज्यादा होने की आशंका। सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित। और आइए अब शुरुआत करते हैं। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कुछ ही पलों में जिंदगी मलबे में दब गई और बदल गई। वहीं पहाड़ से आए सैलाब ने घर, सड़कें और जिंदगियां बहा दी हैं। लगभग 270 से ज्यादा मौतें और करीब 1500 लोग लापता हैं। इनमें सैकड़ों भारतीय भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ रही है। मलबे में सिर्फ अपनों की तलाश ही नहीं, हर परिवार अपनी आखिरी उम्मीद तलाश रहा है। जहां कल तक हंसती खेलती जिंदगियां थीं, आज वहां सिर्फ तबाही है। आस्था और रोमांच की पगडंडियों पर मौत का मातम है, जो पसरे मलबों और कीचड़ के ढेर से टकराकर दुख को दोगुना कर देते हैं। किसी का बेटा लापता है तो किसी की मां, कोई अपना पति तलाश रहा है तो कोई दोस्त। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद की डोर टूटती जा रही है और मौतों और लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत की संख्या 270 के पार पहुंच गई है। करीब 1500 लोग अब भी लापता है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, हर गिनती के पीछे एक घर है, परिवार है, किसी के लिए तो पूरी दुनिया। नेपाल के पहाड़ों से टकराकर अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि हमारे अपने कहां हैं? अब कैसे कटेगी तुम बिन ये पहाड़ जैसी जिंदगी? बुधवार करीब 8:30 बजे थे। नेपाल चीन सीमा के पास अचानक तेज झटके महसूस हुए। लोगों को लगा कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन असल में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ टूटकर नदी में जा गिरा था। मलबे ने नदी का रास्ता रोका, पानी जमा होता गया। फिर अचानक जैसे किसी ने पहाड़ का बांध खोल दिया हो और पानी, बर्फ, मिट्टी, चट्टानों का सैलाब नीचे की तरफ दौड़ पड़ा और घर, सड़कें, पुल, गाड़ियां, जिंदगियां, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बहा ले गया और पीछे छोड़ गया मौत का मंजर। रोते बिलखते और जान बचाकर भागते लोग। मलबों में अपनों की तलाश जारी है। इस त्रासदी ने भारत के कई परिवारों को भी चिंता और इंतजार में डाल दिया है। 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के उस पार तिब्बत में भी हालात बेहद गंभीर हैं। चीन की सरकार के मुताबिक 550 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर संवेदना जताई और मदद का आश्वासन दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अधिकारियों और नेपाल व चीन में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों को खोजने, सुरक्षित निकालने और नेपाल के राहत अभियान में पूरी मदद करने को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। करीब 200 भारतीय नागरिक बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का लगातार प्रयास जारी है। भारत जरूरी सामान, दवाइयां, मेडिकल सप्लाई जैसी राहत सामग्री भेज रहा है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में भारतीय मिशनों की हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है। नेपाल में हजारों आंखें किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हैं। घरों में मातम है, लेकिन उनके दरवाजे खुले हैं कि शायद उनका अपना लौट आए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच CIA चीफ की गोपनीय मॉस्को यात्रा ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ रूस को नाटो के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी देने पहुंचे थे। रूस ने बड़े हमले की तैयारी से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन की जंग अब नाटो तक फैलने की आहट दे रही है। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध थमने के बजाय खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाल के महीनों में यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के ऊर्जा और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला तेज कर बता दिया है कि फिलहाल वो किसी भी सूरत में रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। अटकलें यहां तक लगाई जा रही हैं कि यूक्रेनी हमलों से बौखलाया रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर व्यापक हमले की तैयारी कर रहा है। तभी CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ की अचानक और बेहद गोपनीय मॉस्को यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये यात्रा इस हद तक गोपनीय थी कि अमेरिकी प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में क्रेमलिन ने रेडक्लिफ की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन से नहीं। इस पुष्टि के बाद अमेरिकी मीडिया ने भी यात्रा के मकसद को उजागर करते हुए बम फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रेडक्लिफ ने रूस को नाटो देशों पर हमला न करने की चेतावनी देने गए थे। अमेरिकी खुफिया आकलनों में चिंता जताई जा रही है कि रूस आने वाले वर्षों में नाटो की एकता और प्रतिक्रिया क्षमता को परखने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए सीमित साइबर हमले, सीमित सैन्य घुसपैठ या बाल्टिक क्षेत्र में कोई उकसावे वाली कार्रवाई जैसे विकल्पों की आशंका जताई गई है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा को सेमी रूटीन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में दावा और ट्रंप के बयान में विरोधाभास इस पूरी यात्रा को और रहस्यमय बना रहा है। रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा की तुलना नवंबर 2021 की उस यात्रा से भी की जा रही है, जब तत्कालीन CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स रूस पहुंचे थे। तब बर्न्स ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रेडक्लिफ की यात्रा भी किसी संभावित बड़े संकट से पहले अमेरिका की तरफ से एक सीधा रणनीतिक संदेश तो नहीं है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई और तेज करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि युद्ध के मोर्चे पर रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है, तो इसकी जरूरत क्या है। रूस भले ही इनकार करे, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट स्थिति को और गंभीर बना देती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कीव और दूसरे यूक्रेनी शहरों पर ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये भी दावा किया गया है कि रूस के कुछ अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा बढ़ गई है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो टैक्टिकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प सामने आ सकता है, लेकिन इसे परमाणु हमले की योजना की पुष्टि नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि CIA चीफ का मॉस्को दौरा यूक्रेन युद्ध या नाटो के सदस्य देशों तक पहुंचती जंग की आग को रोकने की कोशिश है, या आने वाला समय ही बताएगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजन। और इसी के साथ सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा के मायने क्या हैं, जो लगातार इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर इससे बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है और रूस की एक्टिविटी इसके बाद क्या कहती है? गौरव, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो रेडक्लिफ की यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेडक्लिफ बहुत यात्रा नहीं करते हैं।
जो सीआईए के चीफ हैं, आप जानते हैं कि इनकी जी। यात्रा हुई थी 2021 में रूस के पहले एक बार हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बाद काफ़ी वर्षों बाद आपने देखी यात्रा। इस यात्रा की में कई अटकलें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा यह है कि अभी जिस ढंग का युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें पूरी संभावना लगती है कि ये और भी एस्केलेट हो सकता है। जी। और चूंकि दिक्कत यह है कि अब जिस ढंग से ड्रोन से आक्रमण हो रहे हैं क्रेमलिन पे, या क्रेमलिन यानी कि मॉस्को में, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग या दूसरे जो वाइल्ड ब्रिज इत्यादि जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उस पे, तो उससे रूस में भी काफ़ी परेशानी है। रूस को अब क्या करना चाहिए ये ठीक से अभी समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे में पश्चिमी देशों को और अमेरिका को लगता है कि रूस अब सीधा आक्रमण नेटो के देशों पे कर सकता है। और अभी तीन डेवलपमेंट्स हुआ है गौरव, जिसको कि हमें देखने की जरूरत है। एक तो कि इनकी यात्रा हुई है, दूसरा कि जो अभी कुछ टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल न्यूक्लियर टैक्टिकल इत्यादि जो वहाँ पे बेलारूस में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और तीसरा कि बहुत सारे अमेरिकन दूसरे जो रक्षा या दूसरे से ऑफिसर्स हैं, उनकी यात्रा बाल्टिक स्टेट यानी कि लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि देशों में हुई है। तो संभावना यह बताई जा रही है कि रूस एक तरह से, अगर यह युद्ध नहीं रुकता है, तो दो क्षेत्र में रूस आगे बढ़ सकता है। एक है कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पे आक्रमण की संभावना जो पश्चिमी देश बता रहे हैं, उसमें संभावना बनती है। दूसरा कि अभी जो दोनों ब्रिटेन और रूस के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें काफ़ी एक तरह से धमकियां दी जा रही हैं दोनों तरफ से। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसमें युद्ध के बढ़ने की संभावना है। और युद्ध बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, क्या न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल रूस यूज कर सकता है यूक्रेन के, हालांकि ऐसी कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन पश्चिमी देशों को लगता है कि एस्केलेशन की काफ़ी संभावना है, जिसमें नाटो के देशों पे आक्रमण की संभावना बनती है, और फिर न्यूक्लियर यूज का भी संभावना बनता है। क्योंकि रूस अब कैसे कीव को कंट्रोल करे। आप जानते हैं कि कीव को जो ड्रोन्स हैं, वो ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो पश्चिमी देशों यानी कि यूरोप से मिल रहा है। तो वैसे में रूस चाहता है कि यह युद्ध तभी बंद होगा जब यूरोप इसको पे कोई ना कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा। अभी यूरोप में ऐसी संभावना लेकिन दिख नहीं रही। यूरोप को अभी भी लगता है कि वो शायद रूस को हरा पाएंगे, इसलिए अभी भी ड्रोन सप्लाई या मिसाइल टेक्नोलॉजी इत्यादि देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कारण से रूस को अब लगता है कि इस युद्ध को अगर रोकना है तो यूरोप को धमकाना जरूरी है। चलिए, आने वाले समय में स्थिति और साफ हो जाएगी और तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस यात्रा के मायने क्या है और किस तरह से अब आगे जो निर्णायक मोड़ है वो कैसा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। तो इसी के साथ खबर दुनिया की में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लेन बेक के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि अब कनाडा को ये सिखाने का समय आ गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा कि मेरे पास एक डील थी जो कि काफी अच्छी डील थी, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें चाहिए। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार वार्ता विफल हो गई थी। एक तरफ जहां ट्रंप ने कनाडाई आयात पर 50% के नए टैरिफ लगाए, तो वहीं कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई में लगभग 20 अरब डॉलर के अमेरिकी वार्षिक आयात पर टैरिफ की घोषणा कर दी, जो 8 सितंबर से प्रभावी होगी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में मशहूर मॉडर्निस्ट आर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिराए जाने पर विवाद बढ़ गया। 2011 से 12 में बने राइक पार्क म्यूजियम, थिएटर और एग्जीबिशन हॉल के विध्वंस का काम जुलाई के अंत में शुरू हुआ। सरकार के इस फैसले पर स्थानीय लोगों के साथ साथ इसे डिजाइन करने वाले इतालवी आर्किटेक्ट्स ने नाराजगी भी जताई। आलोचकों का कहना है कि इमारत को गिराने की बजाय इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान में कथित जबरन धर्म परिवर्तन और अपहरण के मामले को लेकर अमेरिका के 11 सांसदों ने चिंता जताई है। सांसदों ने पाकिस्तान सरकार से 18 वर्षीय ईसाई महिला नेहा फकीर की सुरक्षा और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की। आरोप है कि मार्च में उसका अपहरण कर जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। अमेरिकी सांसदों ने उसे स्वतंत्र कानूनी सलाह लेने और परिवार से निजी तौर पर बातचीत की सुविधा देने की भी मांग की। अमेरिका में किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले में मेटा और कई राज्यों के बीच करीब 18 अरब डॉलर का समझौता हुआ है। कोर्ट में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक मेटा राज्यों को 16.7 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी और किशोरों के फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल पर कई नए प्रतिबंध लगाएगी। इस समझौते के साथ कैलिफोर्निया में चल रहा अहम मुकदमा खत्म हो गया है। अल्जीरिया के पूर्वोत्तर हिस्से में जंगल की भीषण आग ने तबाही मचा दी है। प्रशासन के अनुसार आग की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रपति अब्देल मजीद तोबिन्ने के निर्देश पर गृह मंत्री सईद सयूद ने गुरुवार को बेजाया और फिर
जीजेल प्रांत का दौरा किया, घायलों को अस्पताल में देखने पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। गौरतलब है कि अल्जीरिया के भूमध्य सागरीय तटीय इलाकों में गर्मियों के दौरान जंगल की आग का खतरा अक्सर बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में बढ़ती गर्मी, सूखे और तेज हवाओं ने इस जोखिम को और भी गंभीर बना दिया है।